हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर कुछ नया सीखेंगे। और आज हम सीखने वाले हैं इन सारे होम टैब पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन सबको। तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखने से सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड में ही जो कि पढ़ चुके हैं, पेस्ट कट कॉपी। इतने से आपको अंदाज़ा होगा कि इससे क्या होने वाला है। और नहीं भी है तो हमने करके दिखा देना है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने रवि लिखा और इसी रवि को आपको 10 बार पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और जहाँ तक पेस्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट और पेस्ट कर दीजिए। देखिए इतना ही सिंपल है, कट कॉपी और पेस्ट। और इसके बाद आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। तो फॉर्मेट पेंटर से आपको पता ही था कि किसी भी टेक्स्ट या एलिमेंट्स का वो सारा कलर, साइज, फॉन्ट और स्टाइल वो सारा कॉपी कर लेता है और इसी को पेस्ट मारते हैं। तो उसको भी एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। जैसे रवि है और इस रवि को हमने यहाँ से साइज को बड़ा कर दिया है, फॉन्ट साइज को। और इसका फॉन्ट भी जो है हमने ये वाला लिया है, बोल्ड किया है, थोड़ा सा अंडरलाइन भी किया है और इसका एक कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इतना सिंपल। अब इसमें हमने फिर से कुछ टेक्स्ट लिखा है, प्रकाश, और इस वाले में लिखा है यादव। अब मान लीजिए आपको सेम प्रकाश को भी रवि के जैसा करना है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले रवि पर रख लीजिएगा, यानी रवि के सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से फॉर्म पेंटर पर क्लिक कर दीजिएगा। अब प्रकाश पे क्लिक कर दीजिए और यादव पे क्लिक कर दीजिए, सॉरी फिर से प्रकाश पे, यहाँ से। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको ये चीज़ स्टाइल को रखना होगा तो सबसे पहले उस स्टाइल को उठाइए जहाँ से आपको स्टाइल लेनी है। यानी यहाँ से हमें इसी तरीके का ना, मतलब इसी को सेम करना है इसको। तो सबसे पहले इस पे रखिएगा माउस और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे, और जिसको करना है उस पे रख दीजिएगा। बस इतना ही सिंपल है फॉर्मेट पेंटर। बाकी आपको फॉन्ट से अंदाज़ा होगा ही कि क्या होने वाला है, कि ये फॉन्ट क्या करता है, स्टाइल मतलब लिखावट चेंज कर देता है। और ये साइज़ से पता ही होगा कि कितना बड़ा साइज होता है लिखने का। फिर फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, सॉरी इसमें तो बढ़ा हुआ ही है। और हम एक नया शीट लेते हैं यहाँ से प्लस करके, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी वही काम होता है। लेकिन इसमें क्या अंतर है, आप इस लिस्ट में से जितने भी नंबर पर जाना चाहो एक क्लिक में चले जाओगे। इस पे से आपको अगर 72 से भी बड़ा नंबर मान लीजिए चाहिए, सपोज इसको जूम आउट कर लेते हैं, हाँ 72 से भी बड़ा नंबर चाहिए, तो इसमें तो बड़ा नहीं हो रहा लेकिन छोटा हो जाएगा। ठीक है, 72 से बड़ा नहीं हो रहा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपको ज़रूर से ज़रूर पता होंगे। और जान लीजिए बॉर्डर को, बॉर्डर का उपयोग कब करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट लिखा रवि और एक लिखा प्रकाश और एक लिखा यादव। अगर आप इससे जाएंगे प्रिंट करके प्रीव्यू लेने कि ऐसे प्रिंट होने पे क्या दिखेगा, तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जो कि हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ऐसा हमें क्या करना नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट, हमें चाहिए कि पूरा वो ऐसे बॉर्डर बॉर्डर दिखे। तो उसके लिए सिंपली से आप करिएगा, ऐसे सिलेक्ट करिएगा और इस बॉर्डर में से ऑल बॉर्डर कर लीजिएगा। अब जब आप कंट्रोल पी करेंगे अपने कीबोर्ड से तो प्रीव्यू दिखेगा। देखिए अब दिखा ना कि हाँ क्या क्या चीज़ें सिलेक्टेड हैं। तो ये चीज़ होता है। हाँ, तो हमने यहाँ तक देख लिया बॉर्डर लगाना। और बॉर्डर को हटाएंगे कैसे, तो बॉर्डर हटाना जस्ट सिंपल है, आप इसे फिर से सिलेक्ट करिए और यहाँ से बॉर्डर को नो बॉर्डर कर दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जो होता है वो होता है पेंटिंग का काम। जैसे इसके पीछे आपको कलर्स भरने हैं कि ये येलो रहेगा या ग्रीन रहेगा, इसके पीछे क्या होगा, कलर्स भर जाएगा। ठीक है, हमने इसको ले लिया। फिर इसी प्रकार से लिख देते हैं अरविंद कुमार यादव। ठीक, इसको सिलेक्टेड किया और यहाँ से भी कोई एक कलर ले लिया। तो ये कलर भरने का कार्य करता है, मतलब सेल को कलराइज करने का कार्य कर लेता है। इतना हो गया। अब इसमें से कलर हटाना तो वही जस्ट सिंपल है, जाइए और नो फिल कर दीजिए सिलेक्ट करके। ये जो होता है टेक्स्ट का कलर करता है। जैसे कि रवि लिखा है ना, तो ये जो हो रहा था तो ये पीछे का कलर भर दे रहा था। अब ये जो करेगा ये टेक्स्ट को ही कलराइज करेगा। देखिए जिस कलर में आप टेक्स्ट चाहेंगे उस कलर में आपका टेक्स्ट हो जाएगा, जस्ट सिंपल। अब इसके बाद आते हैं अलाइनमेंट की तरफ। क्लिपबोर्ड को देख लिया हमने, क्लिपबोर्ड में क्या था, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट। अब फॉन्ट में देख लिया, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और इन सब का आप मेरे हिसाब से अगर आप नोट्स बनाते होंगे
तो इसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा, इसका शॉर्टकट की, क्योंकि एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में इसका शॉर्टकट की पूछेगा ही। या वो ट्रिपल सी करिए, ओ लेवल करिए, कोई भी कंप्यूटर का एग्जामिनेशन करिएगा तो उसमें ज़रूर से ज़रूर इन सब में से शॉर्टकट की पूछेगा। और इसके बाद आता है बॉर्डर, और ये देखा फिल विद कलर और टेक्स्ट कलर। इतना होने के बाद हम आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में 3 ऑप्शन सबसे ऊपर हैं, जो कि है टॉप, मिडिल और बॉटम। अब इसको जान लेते हैं। जैसे कि आपने एक सेल में लिखा है रवि प्रकाश यादव, ठीक है। अब इस सेल को क्या चाहिए कि हमें इसका साइज क्या हो जाए, थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो नीचे दिखा रहा है ना, ये हमें चाहिए कि ये बीचों बीच में रहे, इस सेल के क्या रहे, बीच में रहे। तो उसके लिए हम यहाँ से मिडिल को चूज़ करेंगे। अगर हम चाहते कि ये टॉप पे दिखे तो ये टॉप वाला क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नीचे ही दिखे तो बॉटम वाला। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये तीनों क्या हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। तो लेफ़्ट, सेंटर, राइट बस इतना ही है कि आप कोई मान लीजिए टेक्स्ट लिखें रवि प्रकाश यादव, और इस सेल का साइज़ थोड़ा इतना बड़ा है, सपोज करिए इतना बड़ा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को बीचों बीच में दिखाएं, इधर से भी जगह रहे और इधर से भी, तो आप उस समय सेंटर का उपयोग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड से, मतलब इस साइड से ही दिखाए, तो आप राइट चूज़ करिएगा। अब फिर से चाहते हैं नॉर्मल कि लेफ़्ट साइड से दिखे, तो अलाइन लेफ़्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही जस्ट सिंपल है। इसके बाद आ देते हैं एंगल क्लॉक। ये काम करता है कि जैसे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ ना, तो ऐसे उल्टी दिशा में हो जाए, मतलब तिरछा दिशा में हो जाएगा। देखिए क्लॉकवाइज हो गया, सही है रवि। और जैसे ही इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ऐसे हो गया, नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे आ जाएगा, वर्टिकल करेंगे तो ऐसे सीधा हो जाएगा। और इसी प्रकार से हर एक तरीके से इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ गया कि बस यही है इसका जो है कंटेक्स्ट लेफ्ट टू राइट। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब एक है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का काम क्या होता है कि जब भी आप किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखे, रवि प्रकाश, आप बार बार सोच रहे हैं कि ये रवि प्रकाश, रवि प्रकाश, दरअसल दोस्तों मेरा नाम ही रवि प्रकाश है, इसलिए हमने अपना नाम लिखना अच्छा लगता है, इसलिए हमने बार बार अपना नाम ही जल्दी से लिख लेते हैं फटाक से। आप अपना नाम पे ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इंडेंटेशन जो होता है किसी भी सेल में, आप मान लीजिए सेंटर करें तो ज़्यादा सेंटर हो जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा बस और ज़्यादा क्या रहे, इधर रहे, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन में प्रिंट के समय कोई भी चीज़ इधर से उधर थोड़ा सा लेफ्ट राइट जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए आता है, बस इसका इतना ही काम है। बाकी ये जो आता है ये रैप टेक्स्ट का काम करता है। रैप टेक्स्ट क्या काम करता है कि अगर आप किसी सेल में लिख रहे हो, ठीक, रवि प्रकाश यादव, ठीक, अब ये क्या किया है, इसी वाले सेल से बाहर चला गया, सारा टेक्स्ट क्या गया, बाहर चला गया। हम चाहते हैं कि ये साइज क्या रहे, इतना ही रहे, सी का साइज घटे बढ़े ना। अगर हम चाहते तो दूसरी भाषा में इसको ऐसे कर सकते थे, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सी का जो साइज है वो ऐसा ही रहे, एज टू एज, लेकिन इसका भले हाइट बढ़ जाए, रो बढ़ जाए, लेकिन साइज विथ जो है इतना ही रहना चाहिए। तब उस स्थिति में रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। रैप टेक्स्ट क्या किया है, ऑटोमेटिक इसी सेल के समय में आप जितना भी इसमें लिखोगे, देखो अब इससे वो बाहर नहीं जा सकता, भले इसका रो का साइज बढ़ जाएगा लेकिन इससे बाहर वो नहीं जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। रैप टेक्स्ट से क्या होता है। हाँ, अब आते हैं मर्ज एंड सेंटर पे। आखिर मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज, ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले ये जान लीजिए मर्ज से पहले कि जब भी दो सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे ही हम लोग मर्ज कहते हैं। तो मर्ज, दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ पे मान लीजिए 4 सेल दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इतना सारा सेलेक्ट कर लेते हैं हम कुछ सेल को, तब आपको कुछ और चीज़ें क्लियर दिखेंगी। अब इसमें से ऊपर वाले टेक्स्ट को हमें ऊपर वाले सेल्स को आपस में मिला के एक बना देना है। मतलब कि ऊपर हम कुछ हेडिंग्स लिखेंगे तो उसके लिए एक में लिखना पड़ेगा ना, तो उसी स्थिति में हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और लिख देंगे रवि कंप्यूटर पॉइंट, लिख दिए। अब जो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। और यहाँ से है आइटम में मान लीजिए एप्पल, क्वांटिटी 1,
प्राइस 10 और तो टोटल निकालना होगा तो 1 इंटू 10 इंटर। अब यहाँ लास्ट में होगा मेरा टोटल और टोटल को जस्ट सिंपल सम कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए हमें एक बिल बनाना था और हमने क्या कर लिया, अपना ये बिल बना लिया है। तो जब भी आपको जब दो सेल को आपस में जोड़ना होगा तो आप मर्ज का उपयोग करेंगे, लेकिन फिर आता है मर्ज अक्रॉस। आखिर ये क्या करता है उसको भी समझ लेते हैं। जब आप मर्ज एंड सेंटर किए हैं तो देखे होंगे कि वो क्या किया है, एक में आपस में सब कुछ मिला दिया है। देखिएगा अभी यहाँ पे उदाहरण मर्ज एंड सेंटर किए तो ये सबको ब्लैंक कर दिया ना, लेकिन मर्ज अक्रॉस जब करिएगा आप तो वो सब कुछ नहीं मिलाता, रो को छोड़ देता है, सिर्फ कॉलम को मिटा देता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए देख लीजिए, हाँ बॉर्डर्स लगाए। अब इसमें जब आप मर्ज अक्रॉस कर रहे हो तो ये क्या हुआ, सिर्फ कॉलम को बीच में से हटा दिया, लेकिन अभी आपका रो एज का एज ही है, रो को कोई डिफरेंट नहीं पहुँचा है। समझ में आया, रो सेम टू सेम ही है। अब आगे की तरफ देखते हैं, इसमें और एक ऑप्शन है मर्ज सेल। तो मर्ज एंड सेंटर से जो काम हुआ है वही काम कौन किया है, मर्ज सेल करेगा। लेकिन मर्ज एंड सेंटर होने के बाद क्या हुआ था कि टेक्स्ट आपका बीच में से लिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ से, और मर्ज सेल करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होगा। बस इतना ही अंतर है मर्ज एंड सेंटर में और मर्ज सेल्स में, यानी कि इसमें और इसमें बस इतना ही फ़र्क है कि आप मर्ज एंड सेंटर जब करिएगा तो वो बीचों बीच से लिखेगा, और जब मर्ज सेल्स करिएगा तो वो लेफ्ट साइड से लिखेगा। ठीक है, फिर आता है एक और शब्द मर्ज अनमर्ज सेल्स। जो भी चीज़ें मर्ज कर चुके हैं उसे फिर से वापस करना ही अनमर्ज कहलाता है। देख लीजिए नॉर्मल से कर दिया, अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी अनमर्ज करके देखते हैं ये होता है कि नहीं। ये भी हो गया मेरा अनमर्ज, देख लिए। अब इसको देख लेते हैं ये होता है कि नहीं, ये भी अनमर्ज हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम लोग अनमर्ज कर सकते हैं। देखिए हो गया ना एक साथ। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। जब भी हमें समझ लीजिए कि हेडर बनाना होगा या जब भी हमें बिल बनाना रहता है ना, तो ऊपर का जो भी टेक्स्ट या रिजल्ट बनाने के समय स्कूल का नाम लिखना, तो उसी समय हम लोग मर्ज एंड सेंटर का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही है बेसिक सा, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं हैं। इसके बाद आते हैं, ये अलाइनमेंट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स में जैसे कि कभी कभी आपको पैसा लिखना होता है, कभी नंबर्स लिखना होता है, कभी टाइम, कभी डेट, तो उन सबको इसके थ्रू लिखते हैं। तो हमको कंप्यूटर को समझाने में यानी एक्सेल को समझाने में बहुत ही आसानी होती है। उसको कोई भी गणनाओं को कराना होगा तो सिंपल से करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे कि हम एक नंबर लिखते हैं और एक परसेंटेज लिखते हैं, ठीक, और यहाँ पे हम मांगते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अब हमें पता करना है कि 500 का 25% कितना होगा, ये हमने पूछा उससे। तो हम अपने नॉर्मल के मैथ वाले हिसाब से सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, फिर 500, फिर इनटू यानी गुणा 25, डिवाइड बाई यानी भागे 100, बस इतना लिखेंगे और इंटर करेंगे तो वो 125 बताएगा। एक तरीका तो ये था जो हम लोग फार्मूले के हिसाब से किए। दूसरा तरीका ये था नंबर, परसेंटेज और रिजल्ट। इसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को जो भी परसेंट में वैल्यू है उसको परसेंट में रखेंगे, जो भी नंबर्स में है उसको नंबर्स में रखेंगे। तो इसको मान लीजिए हमें नंबर रखना है तो इसको नंबर लिख देते हैं 50 यानी 500। ठीक, ये परसेंटेज बताया है तो यहाँ पे परसेंटेज रख लेते हैं 25, सबसे पहले इसे परसेंटेज आप कर लीजिए 25 इंटर। ठीक है, ये 25 परसेंटेज बता दिया हमने। अब बताते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए, तो जस्ट सिंपल सा इक्वल टू और 500 गुणे 25 करके इंटर कर दीजिए। दोनों में क्या हुआ, रिजल्ट सेम ही आ गया। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाओ तो आप उसे उसी के वैल्यू के फॉर्म में लिखा करिए। अगर कहीं पे आप परसेंटेज को दिखा रहे हैं तो उसे परसेंटेज फॉर्म में लिखा करिए। अगर आप कहीं पे नंबर्स लिख रहे हैं यानी नंबर्स में मतलब 1 2 3 4 5 6, तो उसको नंबर में लिखिए। अगर आप कहीं पैसों में डीलिंग कर रहे होंगे, देख लेते हैं, सबसे पहले जनरल में देख लेते हैं।
जनरल में हर एक चीज़ आ सकता है, नंबर, नाम, पता और पैसा, रुपया, टाइम, परसेंटेज, ये हर एक चीज़ जनरल में आ सकता है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, आल कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो पहला चीज़ होता है नंबर, उसको नंबर लिख लेते हैं। दूसरा चीज़ होता है उसे कहते हैं करेंसी। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप देखते रहिए, बताइएगा। अकाउंटिंग, अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए, शॉर्ट डेट लिख लिया हमने, लॉन्ग डेट भी लिख लिया, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन। इसके बाद आता है टेक्स्ट ही लिख लेते हैं। साइंटिफिक छोड़ दिया, उसको अभी हमने नहीं देखेंगे, आगे की चीज़ों में देख लेंगे। चले, जनरल में तो हर एक चीज़ आ सकता है, ये हमने बता दिया। नंबर्स में आप एक 12 नंबर लिख लीजिए और इसको कन्वर्ट करके देखिए कि इसका अंतर क्या मिलता है। नंबर में करने के बाद इसमें दशमलव ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। फिर करेंसी में लिखते हैं 15, करेंसी में इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये करेंसी है, ठीक है। इसमें हम 20 लिखते हैं अकाउंटिंग में। दोनों में अंतर ऑटोमेटिकली ही आपको देख के ही समझ में जाएगा। दोनों में सिंबल दिखाना ही कार्य रहता है, लेकिन जो करेंसी होती है वो जस्ट एकदम जहाँ पे आप लिखे हैं वहीं पे जस्ट दिखाती है, लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ा सा दूर हट के लेफ़्ट साइड पे दिखाई देता है। सपोज करिए कॉलम इतना बड़ा है तो अकाउंटिंग में यहाँ पे दिखाई देगा और करेंसी में यहाँ पे। तो जैसा आपकी नीड होगा उसके हिसाब से आप चीज़ों को करिएगा। चलिए, शॉर्ट डेट देख लेते हैं। शॉर्ट डेट पर मान लीजिए आप 6/5/2023 लिखें, इंटर, तो ये शॉर्ट डेट हो गया। सेम इसी डेट को हम लॉन्ग डेट में लिखना चाहते हैं, 6/5/2023। इसको सबसे पहले शॉर्ट डेट कर लीजिए आप, शॉर्ट हो गया ये। अब इसके बाद आते हैं लॉन्ग डेट पे। जैसे ही करेंगे तो ये 6 मई 2023 कर देगा, यानी 5 को महीना वो ऑटोमेटिकली लिख देगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। इसका उपयोग जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना तो वो ज़रूर दिखेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि जो चीज़ें जैसी दिखानी है, अगर कहीं पे शॉर्ट डेट लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखिए, लॉन्ग डेट लिख रहे हैं तो इसमें से जाकर लॉन्ग डेट सेलेक्ट करके लिखिए। टाइम लिख रहे हैं मतलब मान लीजिए 22/4/23, मतलब इसमें 22:04 हो रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं टाइम द्वारा, तो ये ऑटोमेटिकली टाइम के फॉर्मेट में ले लिया है कि ये टाइम हो रहा होगा। चलिए, इसको हम लोग 12 घंटे में करके देख लेते हैं। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज में लिखना होगा तो हमें सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट ही कर लेते हैं ना परसेंटेज में। परसेंटेज, अब 25 लिख दीजिएगा, सिंपल लिखें। फिर फ्रैक्शन, अब देखिए यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी कि आप कहेंगे कि क्यों हम लोग इसका यूज कर रहे थे, यहीं पे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपसे हम बोलेंगे कि 1/2 लिखिए, यानी 1/2 लिखिए और इंटर करिए, तो आपके कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आप 1 फरवरी लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे कह रहे थे कि 1/2 लिखिए, यानी 1/2 लिखिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही फ्रैक्शन करेंगे तो ये बदल गया है। अब देखिए 1/2 लिखेंगे तो ये चीज़ लिख सकते हैं, सही है। टेक्स्ट में जो भी आपको अंग्रेजी मतलब कुछ भी लिखना हो गया वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। राम, श्याम, जो भी चीज़ें अंग्रेजी मतलब अल्फ़ाबेटली या हिंदी है उसे टेक्स्ट द्वारा लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये सारे चीज़ नंबर्स के हैं, यानी नंबर्स के अंदर आते हैं, नंबर्स कमांड के अंदर आते हैं। जैसे कि नंबर करेंसी अकाउंटिंग आप पढ़ लीजिएगा फिर से, टाइम ना लगाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो है रुपी का सिंबल आ रहा है ना, क्योंकि हमने अपना क्या नाम है कि रीजन जो है वो इंडिया सेलेक्ट किया था, इसकी वजह से रुपीज आ रहा है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर का रीजन जो होगा वो अमेरिका यानी इंग्लिश यूएस सेट होगा तो वो यहाँ पे डॉलर दिखा रहा होगा ऑटोमेटिकली, आप ये सोच रहे होंगे। तो उसको भी सही कर लेते हैं, कैसे वो चीज़ें सही करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हम इस करके 500 लिखते हैं तो ये इसमें अकाउंटिंग में कन्वर्ट करके ऐसे कर दिया
लेकिन हम चाहते हैं यहाँ रुपीज़ के बदले डॉलर दिखाए, तो सिंपल से आप यहाँ से डॉलर, यूरो, हर एक करेंसी में दिखा सकते हैं। अगर जो नहीं भी है यहाँ पे देखो ये चाइनीज का है ऐसे, और नहीं भी है तो मोर अकाउंट फॉर्मेट में जाके यहाँ से हर एक कंट्री का जो भी सिंबल है वहाँ के रुपीज सॉरी करेंसी का वो आप निकाल सकते हैं। देखिए ठीक है, इतना समझ में आ गया कि यहाँ से अब इसी के जो अंदर का चीज़ था ना अकाउंटिंग, परसेंटेज और कामा, इन सबको बाहर निकाल दिया ताकि अब इसका उपयोग हमेशा हमें लगता रहता है। इसलिए इसको क्या किया, बाहर निकाल कर रख दिया है कि आप सिंपली एक क्लिक करिए और वो काम अपना कर लीजिए। अब हमें परसेंटेज लिखना होगा तो इसमें जाएंगे, फिर परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। इससे अच्छा है सीधा इस पर है और यहाँ से परसेंटेज दबा लीजिए, अब ये परसेंटेज में वैल्यू लिखेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इस पर अकाउंटिंग पे क्लिक कर दीजिए और लिखिए तो यह अकाउंटिंग में लिख देगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं, इन दोनों का तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कामा पे। अगर सपोज करिए ये नंबर लिखा है, अब इससे कहेंगे कि आप पढ़ के बताइए कि कितना लिखा है। तो आपने स्टार्ट किया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो अब इसके बाद कन्फ्यूजन होना चालू हो जाता है कि हमने कहाँ तक गिना था। और यहाँ से अगर आपने कामा लगा दिया है, अब देखें गिनना कितना आसान हो चुका है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, इतना सिंपल हो गया। तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ जब भी आपको रुपये लिखा होगा तो उसमें ये कामा लगाने का कार्य करता है। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। सपोज करिए कि हमने किसी कॉलम में किसी सेल में लिखा है 45 यानी 45.6523 ऐसे करके लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें का जो ये दशमलव पॉइंट्स हैं इनको हटा दिया जाए, मतलब पीछे की तरफ से सिर्फ 2 संख्याएं ही दिखें, इतनी बड़ी संख्या हमें न दिखे, तो आप वहाँ से ऐसे एक एक करके डिक्रीज कर सकते हो। सही है इतना। अब इसके बाद अगर फिर से वापस से वो चीज़ें लानी हो तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, सिंपल। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ होने के बाद अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको बंद करके फिर से ऑन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीट को हमने बना लिया था, एक नया सीट बनाते हैं। तो हमने आ गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आखिर ये क्या चीज़ होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? दोस्तों, अगर कहीं पे भी आपको कंडीशंस लगाने हैं तो अभी के लिए आप बस ऐसे याद कर लीजिए कि अगर सपोज करिए 1 से लेके 100 तक हमने संख्या, 1 से लेके कहीं तक संख्याएं दी हैं। ठीक, अब यहाँ से इस संख्याओं के बीच में कह रहे हैं कि जो भी संख्या क्या हो 33 से बड़ी है या 50 से बड़ी है, वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक एक ग्रीन कलर से भर जाए। इन सारी संख्याओं के बीच में जो भी संख्या अगर 50 से बड़ी है तो क्या हो जाए, ग्रीन कलर से भर जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाइए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करिए और ग्रेटर देन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस संख्या से बड़ी रहनी चाहिए। तो हम यहाँ से लिखते हैं मैसेज में कि 50 से बड़ी रहनी चाहिए, और इसे किस कलर से करना है, तो यहाँ पे लिखा गया राइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। तो इसे देख लेते हैं, तो मतलब ये लाल कलर से लाल टेक्स्ट में लिख देगा। चलिए 50 से बड़ी संख्या को देखते हैं, यानी 51 से लेके जितनी भी संख्याएं सबको सही किया है, जितनी भी संख्याएं वो सबको सही कर दिया। अब इसमें हम एक और कंडीशन लगा के देखेंगे कि जितनी भी संख्याएं क्या हैं लेस देन, मतलब छोटी हैं, कितने से, वो यहाँ पे डिसाइड करिए। 50 से जो भी संख्याएं छोटी है उसे कर दीजिए ग्रीन। ठीक है, यहाँ से इसमें सब कलर्स लिखा हुआ है, उसमें से हमने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे लिखा है लेस देन। लेस देन मतलब होता है छोटी संख्या, मतलब उससे कम, जितना यहाँ पे लिखे है ना उससे कम। तो इसके बाद हम ओके करते हैं, देखते हैं 50 से कम वाली संख्या क्या हुई है, हरी कलर का हो गया। अब एक और कंडीशन बनता है कि इक्वल टू क्या करता है कि कौन सी संख्या के बराबर रहनी चाहिए। अगर 50 दिए हैं तो सिर्फ 50 को ही करेगा, 50.1 को भी नहीं मानेगा वो। ठीक है, उसको हम कर लेते हैं येलो से।
अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यार हमने तो 50 से ऊपर का लगाया था, तो 50 को तो लेना चाहिए ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने बोला था 50 से ऊपर, ना कि 50 को। इसलिए 50 से ऊपर यानी 51 से लेके जहाँ तक संख्याएं हैं वहाँ तक रेड हुआ है। और बोला था 50 से कम, माने 50 से कम, 50 नहीं बोला था। ठीक है, 50 से कम ही वाला ही क्या हुआ है, ग्रीन हुआ है। लेकिन यहाँ से एक जब कंडीशन लगाए थे इक्वल टू वाला, उसमें हमने बोला है कि 50 के बराबर, इक्वल टू मीन्स बराबर जो होगा वो क्या हो जाए, येलो कलर में हो जाए। इतना क्लियर है। एक और संख्या होती है, एक और तरीका है बिटवीन। बिटवीन क्या क्या करता है उसे भी दिखा देते हैं आपको। ये काम करता है, किसी किन्हीं दो संख्याओं के बीच के कलर को कलराइज कर देता है। जैसे बिटवीन में आते हैं और यहाँ पे देते 23 और 23 से 33 तक कौन सा कलर भर दो, तो कोई भी एक कलर हम रेड टेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें 23 को काउंट किया और 23 के बाद 33 तक किया है। कहने का मतलब है बिटवीन से ये निकलता है कि कहाँ से कहाँ तक करना था। इतना क्लियर हुआ। अब बाकी जो भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, डेट अक्यूरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, इन सब को नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन होगा ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम वेट करते हैं आपके क्वेश्चंस का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रोग्राम या कोई भी एक्सेल का फार्मूला लिखने में, तो आप हमें एक बार कमेंट आउट करिएगा। बाकी हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।